अगर आप 1950 से 1990 के बीच वेस्ट वर्जीनिया के स्टेट रूट 16 पर ट्रैवल करते तो आपने एक अजीब सा बिलबोर्ड ज़रूर देखा होता। उस बिलबोर्ड पर 5 बच्चों की तस्वीरें थी और एक मैसेज, व्हाट वाज देयर फेट, किडनैप, मर्डर और दे आर स्टिल अलाइव। ये कोई नॉर्मल मिसिंग केस नहीं था, ये अमेरिका के इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल केस है। इसमें इतनी कॉन्स्पिरेसी है, इतनी अजीब चीज़ें हैं कि आप हैरान हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि कैसे हो सकता है इतना सब, इतने सारे कोइंसिडेंस एक ही वक्त में कैसे पॉसिबल है। जॉर्ज सोडर का असली नाम जॉर्जियो सोडू था। वो 1895 में तूला, सर्दिनिया, इटली में पैदा हुए थे और 1908 में जब वो सिर्फ 13 साल के थे यूनाइटेड स्टेट्स माइग्रेट कर गए। उनके साथ उनका एक बड़ा भाई भी आया था, लेकिन वो तुरंत वापस इटली चला गया। इस तरह जॉर्ज बिल्कुल अकेले रह गया। उसने पेंसिल्वेनिया रेड रोड पर काम शुरू किया, जहाँ वो मजदूरों को खाना और पानी और सप्लाईज पहुँचाता था। कुछ सालों बाद वो वेस्ट वर्जीनिया शिफ्ट हो गए। जॉर्ज बहुत स्मार्ट और एम्बिशियस थे। पहले उन्होंने ड्राइवर के तौर पे काम किया, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी खुद की ट्रकिंग कंपनी शुरू की। शुरू में वो कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी ट्रांसपोर्ट करते थे और बाद में फ्राइट और कोल भी ले जाने लगे। एक दिन वो लोकल स्टोर में गए जिसका नाम म्यूज़िक बॉक्स था। वहाँ उनकी मुलाकात स्टोर की ओनर की बेटी जेनी कैप्रियानी से हुई। जॉर्ज की तरह जेनी भी इटली से अमेरिका आई थी जब वो सिर्फ 3 साल की थी। दोनों ने शादी की और 1923 से लेकर 1943 के बीच उनके 10 बच्चे हुए। गॉड ब्लेस देम। वो लोग फाइटविल वेस्ट वर्जीनिया में सेटल हो गए, जो एक छोटा सा टाउन है जहां इटालियन इमिग्रेंट्स की एक छोटी लेकिन एक्टिव कम्युनिटी थी। एक काउंटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक सोडर फैमिली यहाँ की सबसे रिस्पेक्टेड मिडिल क्लास फैमिलीज में से एक थी। कुछ महीने पहले फॉल के दौरान एक अजनबी आदमी उनके घर आया था और वो माल ढोने के काम के बारे में पूछ रहा था। डिस्कशन के दौरान वो घर के पीछे गया, वहाँ 2 अलग अलग फ्यूज बॉक्सेस थे। उसने उनकी तरफ इशारा किया और बोला, ये कभी ना कभी आग लगने का रीज़न बनेगा। जॉर्ज को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उन्होंने लोकल पावर कंपनी से वायरिंग चेक करवाई थी और उन्हें बोला गया था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। इसी टाइम के आसपास एक और आदमी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस बेचने आया। जब जॉर्ज ने मना कर दिया तो वो गुस्से में आ गया और धमकी दी कि तुम्हारा घर जलकर राख हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तुम मुसोलिनी के बारे में जो गंदे कमेंट्स करते हो, उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जॉर्ज वैसे भी इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी से नफरत करते थे और इस बात पर फाइटविल के इटालियन कम्युनिटीज़ के लोगों से अक्सर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी करते रहते थे। इसलिए उस वक्त इन धमकियों को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन सोडर के बड़े बेटे ने कुछ और अजीब बातें बताई। क्रिसमस से थोड़ा पहले उन्होंने देखा कि एक आदमी US हाईवे 21 के पास अपनी गाड़ी पार्क करके खड़ा रहता था और बच्चों को स्कूल से घर आते वक्त देखता था। 24 दिसंबर 1945 क्रिसमस ईव की रात है। सब लोग थोड़ा देर तक जागे थे क्योंकि क्रिसमस की एक्साइटमेंट थी। सब सोच रहे थे कल क्रिसमस मनाएंगे, पर किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये रात उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एक ऐसा क्रिसमस जो अब वो कभी भूल नहीं पाएंगे। मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेटी ये ऊपर के कमरे में सो रहे थे। ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी थी और ऊपर के जाकर वो 2 कॉरिडोर में बटी हुई थी। नीचे के कमरे में थे सिल्विया, जॉर्ज, मैरियन, जॉन, जॉर्ज जूनियर और एक लड़का और था, लेकिन वो उस टाइम आर्मी में ड्यूटी पर। 12:30 बजे फ़ोन रिंग होता है। जेनी कॉल उठाती है। दूसरी तरफ एक अननोन औरत की आवाज़ आती है जो एक सिनिस्टर हंसी हंस रही होती है। बैकग्राउंड में पार्टी जैसी आवाज़ आ रही होती है, जैसे कोई ग्लास चेयर्स कर रहा हो। जेनी सोचती है कोई रॉन्ग नंबर होगा और कॉल रख देती है। फिर वो घर का चक्कर लगाती है और देखती है लाइट्स ऑन है और एक बच्चा सोफे पर सो रहा है। बाकी सब अपने रूम्स में हैं। वो नोटिस करती है कि कर्टेंस खुली हुई है और फ्रंट डोर खुला हुआ है। वो सोचती है शायद बच्चे क्रिसमस की वजह से देर रात तक जागे होंगे, तो उन्होंने गलती से डोर अनलॉक छोड़ दिया होगा। वो डोर लॉक करती है और वापस सोने चली जाती है। लगभग रात के 1 बजे रूफ से एक जोर की आवाज़ आती है, जैसे रूफ पर कुछ गिरा हो।
फिर रोल होने की आवाज़ आती है, जैसे कुछ रोल होकर नीचे गिर रहा हो। बट वो सोचती है शायद कोई जानवर होगा और वो सोने चली जाती है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो कुछ जलने की स्मेल महसूस करती है। जब वो उठकर देखती है तो पूरा घर स्मोक से भरा हुआ होता है। घर में आग लगी हुई होती है और वो जॉर्ज को चिल्लाकर उठाती है। जॉर्ज और जेनी जल्दी से बच्चों को लेकर बाहर जाते हैं, पर सिर्फ 4 बच्चे बाहर आ पाते हैं। सिल्विया, जॉर्ज जूनियर, मैरियन और जॉन। बाकी 5 बच्चे ऊपर के रूम में अभी भी फंसे हुए होते हैं। बेटी, जेनी, लुइस, मार्था, मॉरिस। जॉर्ज उन्हें बचाने के लिए वापस जाता है, पर देखता है कि सीढ़ियाँ पहले ही आग और धुएं से ब्लॉक हो चुकी है और ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। अगर वो किसी तरह चली भी जाए तो 5 बच्चों को सीढ़ी से बिना जले ले आना इम्पॉसिबल है। जेनी फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जो फ़ोन बस 1 घंटे पहले काम कर रहा था अब वो काम नहीं करता। आखिर कैसे, ये थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। वो नेबर्स के थ्रू फायर डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं, लेकिन कोई आंसर नहीं। शायद क्रिसमस की वजह से और पुराने टाइम पे रिस्पॉन्स इतने क्विक नहीं होते थे, उनका कोई जवाब नहीं आता। तब फायरविल में सिर्फ एक वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट थी। बच्चों को बचाने के लिए जॉर्ज लैडर ढूंढते हैं, जो हमेशा घर के एक साइड में रखी होती थी, लेकिन आज ये लैडर गायब थी। जॉर्ज आग बुझाने के लिए पानी लेने बाहर जाते हैं, लेकिन जो पानी उन्होंने भर कर रखा था बर्फ़ की वजह से जमा हुआ मिलता है। फिर वो सोचते हैं कि अपनी ट्रक्स को घर के पास लाए ताकि उस पर चढ़कर किसी तरह ऊपर की विंडो तक पहुंचने की कोशिश करें। पर जो ट्रक 1 दिन पहले बिल्कुल ठीक थी, अब वो स्टार्ट ही नहीं होती। अजीब लगा? अब लगेगा। उनके पास 2 ट्रक थी, दूसरी वाली भी स्टार्ट नहीं होती। अब वो सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते थे कि फायर डिपार्टमेंट आए और रेस्क्यू करें। 45 मिनट तक घर चलता रहा और जेनी और जॉर्ज अपने बच्चों को घर के साथ चलता देखते इंतज़ार करते रह गए। फायर डिपार्टमेंट वाले मौके पर पहुंचे ज़रूर, लेकिन 7 घंटे बाद सुबह 8 बजे। सबसे दुखद बात बताऊं, फायर डिपार्टमेंट से सॉडर्स का घर बस 4 किलोमीटर दूर था। जब तक वो पहुंचते सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अथॉरिटीज़ बोलती हैं फायर फॉल्टी वायरिंग से हुई, बच्चे फायर में जल गए। याद है शुरू में मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज ने बस 1 महीने पहले ही घर की वायरिंग इंस्पेक्ट कराई थी और कोई इश्यूज़ नहीं मिले थे, तो फिर वायरिंग कैसे फॉल्टी हो गई? और सबसे अजीब बात, कोई बोन्स नहीं, कोई क्लोथ्स नहीं, कोई रिमेन्स नहीं, एक बाल तक नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि बच्चों की मौत हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? एक और चीज़, मैंने आपको बताया था कि जेनी ने फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश की थी, बट फ़ोन काम नहीं कर रहा था। आप सोच रहे होंगे कि शायद आग लगने की वजह से जल गई हो वायरिंग, लेकिन है इसका बिल्कुल उल्टा। जब अथॉरिटीज़ ने चेक किया तो लाइन जली नहीं बल्कि कटी हुई पाई गई थी। जेनी और जॉर्ज को क्लोजर नहीं मिला और इस पर यकीन नहीं कर पाए कि उनके बच्चे जलकर मर गए और एक सुराग तक नहीं मिला उनके रिमेन्स का। जबकि घर में बाकी बहुत कुछ सामान उतनी बुरी हालत में नहीं था, तो कैसे बच्चे बिना कोई निशान छोड़े मौत का शिकार हो गए? 2 साल बाद 1947 में जॉर्ज और जेनी एक मैगजीन में फ़ोटो देखते हैं। उस फोटो में एक लड़की दिखती है जो बिल्कुल उनकी बेटी जैसी लगती है। तब उन्हें लगता है कि बच्चे शायद जिंदा हैं। जेनी एक्सपेरिमेंट्स करती है चिकन की हड्डी को जलाकर, बट वो कितना ही कोशिश कर ले बोन्स कभी कम्प्लीटली ऐश नहीं बन पाती। क्रीमेटोरियम भी कंफर्म करता है कि 2 घंटे तक 2000 डिग्री सेल्सियस में भी बर्न करने पर बोन्स यूजुअली बच जाती है, जबकि घर सिर्फ 45 मिनट में ही जलकर राख हो गया था। फिर साइटिंग्स आने लगती हैं। एक औरत कहती है उसने आग लगने के समय बच्चों को कार में जाते हुए देखा। एक टूरिस्ट स्टॉप जो कि फायरविल और चार्ल्सटन के बीच है, वहाँ पर उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। चार्ल्सटन होटल जो कि 50 माइल्स वेस्ट में है, वहाँ काम करने वाली एक औरत ने इन बच्चों को 2 आदमी और 2 इटालियन औरतों के साथ देखा था। जब पुलिस उन 5 बच्चों की तस्वीर दिखाती है तो वो 5 में से 4 बच्चों को पहचान लेती है और कहती है आई सर्व देम ब्रेकफास्ट। FBI डायरेक्टर जे एडगर हूवर, ये FBI के फर्स्ट डायरेक्टर थे। ये लोकल पुलिस से कहते हैं कि हम जानते हैं कि ये मामला हमारी जूरिस्डिक्शन से बाहर है, लेकिन वो इस केस को सॉल्व करने में असिस्ट कर सकते हैं। बट लोकल पुलिस और फायर डिपार्टमेंट इस ऑफर को डिक्लाइन कर देते हैं। बोन्स या हड्डी या बाल तो नहीं मिलते, लेकिन
एक चीज उस रात जरूर मिलती है। फायर चीफ FJ मॉरिस ने बताया कि उन्हें उस रात एशेस में ह्यूमन हार्ट मिला था, पर उसने एविडेंस में देने की बजाय उसे एक बॉक्स में डालकर दफन कर दिया। इस इंफॉर्मेशन पे उस बॉक्स को जब निकाल के चेक किया गया तो वो बीफ लीवर निकला। जब फायर चीफ से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा फैमिली को क्लोजर देने के लिए फेक एविडेंस बनाया। 4 साल बाद 1949 में बेसमेंट की एक्सकवेशन होती है और कुछ बोन्स मिलती है। स्मिथसोनियन कहता है कि एज 16 से 17 के बीच की होगी, लेकिन सॉडर का कोई मिसिंग बच्चा उस वक्त इतना बड़ा नहीं था। सबसे एल्डर मॉरिस जो कि 14 साल का था। जो बोन्स मिलती भी है उस पर कोई फायर के निशान नहीं होते, तो किसकी थी बोन्स ये और कहाँ से आई? कंक्लूजन ये निकला कि ये बोन्स फायर के पहले की थी, जब जॉर्ज अपने घर का काम करा रहे थे। तो जब वो मिट्टी ढो रहे थे तो शायद उस मिट्टी के साथ ये वहां आ गई होगी। फैमिली रूट 16 पर बिलबोर्ड लगाती है। 5 बच्चों की फोटोज, $10,000 रिवॉर्ड, टिप्स आती रहती है, पर हर लीड फेल हो जाती है। 1967 में जेनी को एक लेटर मिलता है कंटकी से। अंदर एक फोटो होती है जो बिल्कुल लुइस जैसी दिखती है। फोटो के पीछे लिखा होता है लुइस सोडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी, LLIL बॉयज A90132 और 35। बट लुइस का कोई भी भाई फ्रैंकी था ही नहीं। और क्या थे ये नंबर्स? इस लीड को फॉलो करने के लिए जेनी एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करती है और वो डिटेक्टिव भी केस लेने के कुछ ही टाइम बाद गायब हो जाता है बिना कुछ बताए। जॉर्ज की 1969 में मौत हो जाती है। जब तक जेनी जिंदा रहती वो बिलबोर्ड नहीं हटाती। यही बिलबोर्ड इस अनसॉल्व्ड कहानी को जिंदा रखता है, बट उनकी भी 1989 में आखिरकार मौत हो जाती है। सैल्यूट है उस माँ को जिसने मरते दम तक उन्हें ढूंढना नहीं छोड़ा। आज भी फैमिलीज को जवाब नहीं मिले और ना ही अब शायद कभी मिलेंगे। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक ट्रैजिक फायर था? लेकिन उन चीज़ों का क्या जो इस केस को इतना मिस्टीरियस बनाती है, इतना कंट्रोवर्शियल बनाती है? क्या ये एक प्लान्ड किडनैपिंग थी? अगर थी तो फिरौती क्यों नहीं मांगी गई? अगर वो बदला था तो वो 5 बच्चों को वहाँ से गायब करने का क्या दुख बनता था? अगर उन्हें अबडक्ट किया गया था तो आज वो बच्चे कहाँ हैं? आज तक एक भी बच्चा सामने क्यों नहीं आया? इन सवालों के जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे। ये केस USA की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री केसेस में से एक है। आप क्या सोचते हो, एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी? कमेंट्स में ज़रूर बताना। रिसर्च अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।